Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very new topic, you can say, because I have never covered this in this totality, that is admission in higher education. We have discussed problems of admission in higher education, but here I am going to take it in an integrated way with respect to concept of admission in higher education, historical perspective, and problems related to admission in higher education with special reference to multidisciplinary and flexibility. Okay, so कंसेप्ट की बात होगी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात होगी, मल्टीडिसिप्लिनरी से क्या अर्थ है इसकी बात होगी, फ्लेक्सिबिलिटी से क्या अर्थ है इसकी बात होगी, एनईपी 2020 क्या कह रहा है इसकी बात होगी, और प्रॉब्लम्स क्या हैं ये भी बात होगी. तो एडमिशन क्या है? एडमिशन इज द फॉर्मल प्रोसेस थ्रू विच स्टूडेंट्स गेन एंट्री इनटू यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड एचईआईज मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये सबको पता है. इट इज नॉट मियरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटी, ये सिर्फ एक प्रशासनिक फॉर्मेलिटी नहीं है. इट इज ए पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, ये नीतिगत इंस्ट्रूमेंट है, रिफ्लेक्टिंग सोसाइटीज वैल्यू ऑफ इक्विटी, मेरिट, एक्सेस एंड इंक्लूजन. ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि सोसाइटी का मूल्य समता, मेरिट, पहुंच और समावेशन को लेकर क्या है. तो अगर नैरो डेफिनेशन देखें इसकी, तो इसका सिलेक्शन बेस्ड ऑन मार्क्स, टेस्ट, मेरिट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गेट, कि आपके इतने मार्क्स हो तो एडमिशन हो जाएगा, आप इस टेस्ट में पास हो जाएंगे तो एडमिशन हो जाएगा, आपकी मेरिट इतनी है तो आपका एडमिशन हो जाएगा. बट ब्रॉड डेफिनेशन क्या है? एक होलिस्टिक गेटवे इंश्योरिंग इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड अलाइनमेंट विद नेशनल गोल्स. ये बता रहा है कि एक ऐसा गेटवे है जो ये तय करता है जो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, जो समता, विविधता और अलाइनमेंट, यानी अलाइनमेंट मतलब एनईपी 2020 से अलाइनमेंट के जो गोल्स हैं उनको पूरा करने का भी एक रास्ता है. तो अगर बात की जाए तो 2024 तक भारतीय उच्च शिक्षा में 36 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल हुए. ऐश 2021-22 का डेटा कह रहा है कि यूनिवर्सिटीज कितनी है भारत में? 1113. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 32.5. निश्चित रूप से ये बढ़ा है लेकिन अभी भी कम है. और एनईपी 2020 का टारगेट है कि हमें 2035, जो बहुत दूर नहीं है, तक हमें 50% जीईआर कर लेना है. तो की इनसाइट क्या है? हु गेट्स एडमिटेड, हाउ दे आर सेलेक्टेड एंड ऑन व्हाट क्राइटेरिया डिटरमाइंस द सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ ए नेशंस एजुकेटेड सिटीजन्स एंड प्रोफेशनल्स. ये हमको यहाँ से देखना है कि किसका एडमिशन होगा, कैसे वो सेलेक्ट किए जाएंगे, और वो कौन से मापदंड हैं जो ये तय करेगा कि किसी राष्ट्र के जो शिक्षित नागरिक हैं उनका सोशल कॉम्पोजिशन क्या होगा, शिक्षित नागरिक और प्रोफेशनल्स का. तो अगर हम इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो बिफोर 1757, देखिए कितना पुराना डेटा है. ये कह रहा है जो एंशियंट पीरियड था, जो प्री कोलोनियल, कोलोनियल क्या है? ये ब्रिटिश एरा है. उसके पहले गुरुकुल सिस्टम था हमारे यहाँ, कोई फॉर्मल एडमिशन नहीं था. स्टूडेंट्स एक्सेप्टेड बाय द गुरु बेस्ड ऑन कैरेक्टर एंड एप्टीट्यूड. गुरु जो था वो शिष्यों को अपने एक्सेप्ट करता था कि वो उनके शिष्य बन सकते हैं कि नहीं. नालंदा एंड तक्षशिला कंडक्टेड ओरल एग्जामिनेशंस एट द गेट बाय सीनियर स्कॉलर्स, ये हम जानते हैं. करिकुलम जो था वो रेजिडेंशियल था, होलिस्टिक था, लेकिन उस वक्त भी मल्टी डिसिप्लिनरी था. फिलोसफी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर एंड स्टेट क्राफ्ट सब साथ में पढ़ाए जाते थे. एक्सेस वॉज प्रैक्टिकली लिमिटेड बाई कास्ट एंड जेंडर थ्रू, दो थियोरेटिकली ओपन. थियोरेटिकली तो ओपन था लेकिन प्रैक्टिकली कास्ट और जेंडर के बेस पे ही बच्चे, स्टूडेंट्स जो थे वो यूनिवर्सिटीज और गुरुकुल्स में उनका एडमिशन होता था. जो कॉलोनियल पीरियड है 1857 से 1947 तक, यहाँ 1857 होना चाहिए, सॉरी. तो वो कह रहा है 3 प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ बनी, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास. 1857 में इंट्रोड्यूस्ड फॉर्मल वेस्टर्न एडमिशन थ्रू मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन. इसने तय किया कि हम मेट्रिकुलेशन के एग्जामिनेशन के बेसिस पे एडमिशन लेंगे, और ये हम आज तक करते आ रहे हैं. The affiliating university model created a centralized exam driven system. इसी ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को परीक्षा पद्धति ड्रिवन बना दिया, जो कि ऐसा पहले नहीं था. Access restricted to upper class urban English educated males, ये उस वक्त का एडमिशन का क्राइटेरिया था. करिकुलम रिजिडली डिवाइडेड बाय डिसिप्लिन. देखिए कैसे प्री कोलोनियल से कोलोनियल में जाने पे कंट्रास्ट चेंज आ गया, और उस वक्त हमारा माइंडसेट इतना, मतलब यू कैन से डाउन ट्रोडन था कि हमें ये सब सही लगने लगा. हमें लगा हाँ ऐसे ही होना चाहिए, डिसिप्लिन अलग होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये सब हम सही मानने लगे, जबकि हमारे यहाँ सिस्टम ठीक चल रहा था. हंटर कमीशन जो 1882 में आया, सैडलर कमीशन 1917 और राधाकृष्णन कमीशन 1948, ऑल हाईलाइटेड दिस सिस्टम्स एक्सक्लूसिविटी. सबने सिस्टम की एक्सक्लूसिविटी की बात की. पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जो है 1947 से 1986 है, रैपिड एक्सपेंशन विद कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन, क्योंकि अब संविधान ने रिजर्वेशन दे दिया एससी को, एसटी को, ओबीसी को. ये देखिए सारा प्रतिशत भी लिखा हुआ है, एससी का 15%, एसटी 7.5% और ओबीसी का 27%, क्योंकि मंडल कमीशन जो 1980 में आया. मेरिट लिस्ट बेस्ड, तो उससे क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ, मतलब बहुत ज्यादा एडमिशन होने लगे.
मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जामिनेशन मार्क्स बिकेम डोमिनेंट। बोर्ड एग्जामिनेशन यानी कि 12th में आपने कितने मार्क्स पाए उस हिसाब से आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन हो जाता था। कोठारी कमीशन, ओहो हो ये नहीं नहीं ठीक तो है 1966 सही। कोठारी कमीशन रिकमेंडेड डेमोक्रेटाइजेशन, जबकि कोठारी कमीशन ने तंत्रात्मक व्यवस्था की शिक्षा में रिकमेंडेशन दी। बाई 1986 हमारे यहाँ 150 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और 5000 से ज्यादा कॉलेजेस थे, बट इनॉर्मस रीजनल कास्ट एंड जेंडर डिस्पैरिटीज इन एक्सेस परसिस्टेड। एक्सपेंशन वाज लार्जली क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव। जो बढ़ोतरी हमारे यहाँ हुई वो गुणात्मक नहीं हुई, यही दिक्कत हुई, मात्रात्मक हुई, यानी कि संख्या में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बढ़े पर उनकी क्वालिटी नहीं बढ़ी। अब अगर बात करें जो दूसरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में एरा है वो 1991 से 2020 है, और 2020 के बाद से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एरा चल रहा है। ये कह सकते हैं आप लिबरलाइजेशन टू एनईपी 2020 एरा। एनईपी 2020 ने इतने रिवोल्यूशनरी चेंजेस की बात की है कि अपने आप में एक एरा बन गया है। तो जो 1991 से 2020 का समय है इसमें प्राइवेट एचईआईज की रैपिड ग्रोथ हुई। एंट्रेंस टेस्ट, आईआईटी, जेईई, एम्स, कैट, स्टेट सीईटीज बिकेम द नॉर्म, ये नॉर्म बन गए। मैसिव कोचिंग इंडस्ट्री खुली, क्योंकि इन जगहों पे जो एडमिशन का जो क्राइटेरिया था, जो टेस्ट में पेपर आ रहे थे वैसा स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जा रहा था, तो कोचिंग इंडस्ट्री ब्लूम अप हो गई। टीएमए पाई फाउंडेशन केस 2002 अपहेल्ड प्राइवेट एचईआईज राइट टू एडमिट विद लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ये सारी बातें हुई। प्राइवेटाइजेशन बढ़ा, सीट्स, प्राइवेटाइजेशन ने सीट्स बढ़ाई लेकिन कमर्शियलाइजेशन भी बढ़ाया, जैसे कैपिटेशन फी, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा, ये सब आ गया। डिजिटल डिवाइड डीपेंड एडमिशन इनइक्विटीज। यूजीसी इंट्रोड्यूस्ड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और यूजीसी ने जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बनाया और डिजिटल डिवाइड आया। ये सब कुछ इसमें हुआ। फिर एनईपी 2020 एरा जो अभी चल रहा है वो कह रहा है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ एडमिशन सिस्टम। इसने एडमिशन सिस्टम के सबसे ज्यादा व्यापक सुधार की बात की है। सीयूईटी यूजी जो 2022 में आया वो कह रहा है सिंगल नेशनल टेस्ट रिप्लेसिंग बोर्ड मार्क्स फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये कह रहा है कि अगर आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहिए तो आपको ये राष्ट्रीय परीक्षा देनी होगी। ओवर 250 एचईआईज नाउ पार्टिसिपेट इन सीयूईटी। अब 250 से ज्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हो गया है। FYUP मल्टीपल एंट्री एग्जिट आ गया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स आ गए। एनईपी ने मैंडेट कर दिया है कि हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को 2040 तक मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाना होगा। 2035 तक का टारगेट 50% है। HECI टू रिप्लेस हायर एजुकेशन कमीशन, हायर HECI इसका फुल फॉर्म मैं भूल रही हूँ, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसा कुछ है, मैं आपको कंफर्म करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। ये अब यूजीसी को रिप्लेस करेगा, यूनिफाइड रेगुलेटर हो जाएगा। CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन करेंटली ओपन है, ये भी मैं बता रही हूँ आपको, कंफर्मिंग कंसोलिडेशन ऑफ दिस रिफॉर्म। तो क्या पता चला कि इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम एक कॉलोनियल इलिटिस्ट सिंगल डिसिप्लिन मॉडल से अब एक कॉन्स्टिट्यूशनली कमिटेड इक्विटी ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबल सिस्टम हो गया है एनईपी 2020 के तहत। अब बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। तो मल्टी, देखिए मेरा पुराने वीडियोस हैं, आप उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी, क्रॉस डिसिप्लिनरी और इसकी हायरार्की भी मैंने बहुत बेहतर तरीके से बताई है, आप वहां भी सुन सकते हैं। यहाँ बस एक क्विक रिकैप करेंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जो है वो एक डेलिबरेट इंटीग्रेशन है, यानी कि हमने जानबूझकर जोड़ा है। क्या जोड़ा है? कंटेंट, मेथड्स एंड पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम 2 और मोर डिसिप्लिन्स विद इन ए सिंगल प्रोग्राम। एक ही प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा डिसिप्लिन के कंटेंट, मेथड और पर्सपेक्टिव को जोड़ा गया है, enabling students to address complex real world problems that no single discipline can solve alone। और क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है आजकल की, जो इतनी कॉम्प्लेक्स है, उसको एक सिंगल डिसिप्लिन हल करने में सक्षम नहीं है अकेले। तो मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है? मल्टीपल डिसिप्लिन स्टडीड अलोंगसाइड ईच अदर, बहुत सारे डिसिप्लिन एक साथ पढ़ाए जा रहे हैं। ईच रिटेन्स इट्स ओन आइडेंटिटी एंड मेथड, तो सबने अपनी आइडेंटिटी और मेथड को रिटेन करके रखा है। स्टूडेंट्स ड्रॉ फ्रॉम सेवरल फील्ड्स विदाउट नेसेसरीली इंटीग्रेटिंग देम। ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। इंटर डिसिप्लिनरी में क्या है कि यहाँ पे मर्जिंग ज्यादा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी से शुरू करके क्रॉस डिसिप्लिनरी तक गए। तो मल्टी डिसिप्लिनरी से वन स्टेप अहेड इंटर डिसिप्लिनरी है, यहाँ पे हमने मर्ज कर दिया है। डिसिप्लिन्स आर एक्टिवली इंटीग्रेटेड, यहाँ इंटीग्रेशन ज्यादा है। कंसेप्ट्स एंड मेथड्स फ्रॉम 2 और मोर फील्ड्स आर कंबाइंड टू क्रिएट न्यू अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड एनी सिंगल डिसिप्लिन, यानी कि एक सिंगल डिसिप्लिन से ज्यादा हमने दोनों के मेथड्स को, कंटेंट को मर्ज कर दिया। ट्रांस डिसिप्लिनरी में
ट्रांसेंड्स डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज इंटायरली, यहाँ पे बाउंड्रीज हिल गई हैं, एक दूसरे में इंटरसेक्ट कर रही हैं, फोकसेस ऑन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स विद नॉन एकेडमिक स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन आ गया, ये हाईएस्ट लेवल का इंटीग्रेशन है। और क्रॉस डिसिप्लिनरी कह रहा है वन डिसिप्लिन व्यूड थ्रू द लेंस ऑफ अनदर, एग्जांपल फिजिक्स ऑफ म्यूजिक, फिलोसफी ऑफ साइंस एनरिचेस पर्सपेक्टिव विदाउट फुल इंटीग्रेशन। यहाँ पे मतलब कि ट्रांस डिसिप्लिनरी सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन है, मल्टी डिसिप्लिनरी सबसे कम इंटीग्रेशन है, यानी कि ये ऐसे चले हैं, है ना। और यहाँ पे हमने पर्सपेक्टिव को इनरिच किया, लेकिन फुल इंटीग्रेशन यहाँ नहीं है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एम्स टू डेवलप सोशल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड मॉरल कैपेसिटीज इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, यानी कि यहाँ इंटीग्रेशन का फर्स्ट स्टेप मल्टी डिसिप्लिनरी है। ओके, अब फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी के बहुत सारे आयाम हैं। देखिए, करिकुलर फ्लेक्सिबिलिटी की स्टूडेंट चूज कर सकता है मेजर, माइनर, इलेक्टिव, है ना। फिर टेम्पोरल फ्लेक्सिबिलिटी, टेम्पोरल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि हम समय के साथ भी हमने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी है। जैसे 1 साल में आपने अगर एग्जिट कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में तो डिग्री मिलेगी, 4 साल में तो ऑनर्स या रिसर्च के संग आप पास होंगे, स्टूडेंट्स रुक सकते हैं, री एंटर हो सकते हैं। स्पेशियल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि आपके स्पेस के हिसाब से भी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको ऑनलाइन मोड भी मिलेगा, हाइब्रिड भी मिलेगा, ओडीएल भी मिलेगा, स्वयं दीक्षा और वर्चुअल लैब भी मिलेगी। इंस्टीट्यूशनल भी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके पास एबीसी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, यानी कि आप अपने क्रेडिट अर्न करके दूसरे इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं साइमल्टेनियसली। असेसमेंट की भी फ्लेक्सिबिलिटी है, सिर्फ एक तरीके से असेसमेंट नहीं होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड भी है, कंटिन्यूअस भी है, पोर्टफोलियो असेसमेंट भी है। तो इन सब ने सिंगल हाई स्टेक एग्जामिनेशन को रिप्लेस किया है। और पेस फ्लेक्सिबिलिटी भी है, वो कह रहा है ना कि स्टूडेंट्स जो हैं कंप्लीट प्रोग्राम्स फास्टर और स्लोअर देन स्टैंडर्ड ड्यूरेशन, कोई स्टैंडर्ड ड्यूरेशन नहीं होगा। अभी हमने इसको प्रैक्टिकली हम यहाँ तक नहीं पहुंचे, बट यहाँ हम पहुंच जाएंगे। जो भाई क्रेडिट ही तो अर्न करना है, यानी कि हम बार बार एग्जामिनेशन ले सकते हैं। जो स्टूडेंट जल्दी प्रोग्राम कंप्लीट करना चाहें वो जल्दी कर सकते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स में एक्सीलरेट हो सकता है, 4 साल का कोर्स वो 2 ही साल में प्रोग्राम कंप्लीट करके चले जाएं, और अदर्स हो सकता है 4 साल से ज्यादा 5 साल लें। तो ये पेस की भी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी के हायर एजुकेशन में मीनिंग और डायमेंशंस हैं। फिर एनईपी 2020 क्या कह रहा है, की प्रोविजंस उसका एडमिशन, मल्टी डिसिप्लिनैरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी पे क्या है। एक तो कॉमन एंट्रेंस CUET 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ये आ गया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये आ गया, नेशनल हायर एजुकेशन, अच्छा ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, नॉट काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। और नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क आ गया, यहाँ पे क्लासिफिकेशन फ्रॉम लेवल 4.5 टू लेवल 8 बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम, आजकल लर्निंग आउटकम की भी बहुत बात है। ये सब आपके की प्रोविजंस हैं एडमिशन, मल्टी डिसिप्लिनैरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को लेके। मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज हो गई और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया, जो कि यूजीसी, AICT, NCT सबको रिप्लेस कर देगा। और इसके 4 वर्टिकल्स होंगे, ये मैंने आपको NEP 2020 में आपसे डिस्कस किया, आप इसे वहां देख लीजिए। इसके 4 वर्टिकल्स क्या है, NHERC, NAC, HEGC, GEC, यही इसके फंडिंग, रेगुलेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का काम करेंगे। ये सब क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, एडमिशन और करिकुलम डिसीजन में बढ़ाएगा। अब देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इन इक्विटेबल एक्सेस है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, मतलब कि हम सब तक समान पहुंच नहीं है। रूरल अर्बन का गैप है, कास्ट का गैप है, जेंडर का गैप है, इनकम डिस्पैरिटी का गैप है, स्ट्रक्चरल बैरियर और भी है, स्कूल की क्वालिटी एक जैसी नहीं, कोई कोचिंग से आ रहा है, किसी के पास पैसा ज्यादा है। कोचिंग कल्चर ने इसको और कॉमोडिफिकेशन इसका कर दिया, यानी कि इसको व्यवसायिक बना दिया है। CUET रिलेटेड चेंजेस भी हैं, मल्टीपल एंट्री एग्जिट के इम्प्लीमेंटेशन गैप भी हैं, अभी हम इसको पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली कॉम्प्लेक्स है ये, क्योंकि स्टूडेंट का वॉल्यूम इतना ज्यादा है, ठीक। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की इनएडिक्वेसी है, आप कह रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाइए तो आपको लैब भी चाहिए, लाइब्रेरी भी चाहिए, क्रॉस डोमेन फैकल्टी चाहिए, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल चाहिए, नहीं हो पाता है क्योंकि इतने टीचर्स नहीं है, इतनी क्लासेस नहीं है। रिजिड स्ट्रीम सेपरेशन फीडिंग इनटू HE एडमिशन, हमारे यहाँ एकदम स्ट्रिक्ट साइंस आर्ट्स कॉमर्स चलता रहा है, इसको आप कैसे रिजिड से फ्लेक्सिबल में जाएं, ये एक प्रॉब्लम है। प्राइवेटाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन और फी बेस्ड एक्सक्लूजन है ही, शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड फैकल्टी है, और ब्रेन ड्रेन है, ज्यादा पढ़े लोग विदेश चले जाते हैं, हिंदुस्तान में नहीं रुकते हैं। और क्या प्रॉब्लम है, पॉलिटिसाइजेशन है, राजनीतिकरण है शिक्षा का, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की कमी है, और असेसमेंट का मिसमैच है मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग से। ओके,
अब स्पेसिफिक मल्टी डिसिप्लिनरी एडमिशन को लेके क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि काउंसलिंग का डिफिसिट है। कोई बच्चे को ये गाइडेंस देने वाला नहीं है कि आप कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लें, क्या आपके लिए बेहतर होगा। एम्प्लॉयर का नॉन रिकग्निशन है, इंडस्ट्री अनफेमिलियर विद नॉन कन्वेंशनल डिग्री कॉम्बिनेशन, इंडस्ट्री को भी पता नहीं है कि किस किस डिग्री के संग बच्चा आएगा, उसके लिए कौन सी जॉब है। फैकल्टी का रेजिस्टेंस है, फैकल्टी भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग को नहीं अपनाना चाहती क्योंकि उनको लगता है उनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। क्रेडिट इक्विवेलेंस का भी अभी इश्यू है, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन है कि कैसे एबीसी का ट्रांसफर होगा। टाइम टेबल की कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इसका प्रॉब्लम है। और जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक बायस भी है, सोशल प्रेशर है कि स्टूडेंट्स कौन सा कॉम्बिनेशन ले, लड़कियां कौन सा ले लें, लड़कों को कौन सा लेना चाहिए, ये सब। तो एनईपी वर्सेस स्टेट बोर्ड का भी मिसमैच है। मैनी स्टेट्स हैव नॉट अलाइंड स्कूल करिकुलम विद एनईपी विजन, कई स्टेट यूनिवर्सिटीज में स्कूल करिकुलम को अभी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन के हिसाब से अलाइन नहीं किया गया है। तो क्या पॉलिसी रिकमेंडेशन है, हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेंथन करें सीयूईटी को, कैरियर काउंसलिंग करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं एचईआई का, फैकल्टी डेवलपमेंट करें, पब्लिक फंडिंग बढ़ाएं शिक्षा में, डिजिटल इक्विटी हो, इंडस्ट्री एकेडमिया का पार्टनरशिप हो, एडमिशन डेटा का ट्रांसपेरेंट रखा जाए और असेसमेंट सिस्टम को भी रिफॉर्म करें तो कुछ बेहतर हो सकता है। क्योंकि अब टाइम ज़्यादा लग रहा है, बहुत कंटेंट था, बहुत होलिस्टिक ये वीडियो मतलब कंटेंट था, टॉपिक था, इसलिए आप इसको अपने से पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं, इसका भी एक आइडिया आप इसको यहाँ से देख लीजिए, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं रुक गई हूँ इस स्लाइड पे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको बाद में आसानी से देख सकते हैं। तो की टेक अवेज क्या है? एडमिशन केवल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट नहीं है, ये सोशल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। इंडिया इवॉल्व हुआ है कोलोनियल इलिटिस्ट एडमिशन से इक्विटी ड्रिवन कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड सिस्टम तक। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर नॉट लग्जरीज, दे आर नेसेसरी रिस्पॉन्सेज टू 21st सेंचुरी नॉलेज कॉम्प्लेक्सिटी। 10 मेजर प्रॉब्लम्स हैं: इनइक्विटी, कोचिंग कल्चर, सीयूईटी गैप्स, फैकल्टी शॉर्टेज, प्राइवेटाइजेशन। रिवील दैट पॉलिसी रिफॉर्म मस्ट बी accompanied by इन्वेस्टमेंट इन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। ये बता रहा है कि अगर आप कोई सुधार लाए हैं तो पहले आप कैपेसिटी बढ़ाइए इंस्टीट्यूशन की, उनमें इन्वेस्ट कीजिए, तब तो मल्टी डिसिप्लिनरी हो पाएंगे, तब आप फ्लेक्सिबिलिटी दे पाएंगे। और फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इक्विटी इज ए प्रिविलेज। True reform must ensure that multidisciplinary and flexible pathways are accessible to every student, not just those who can afford them. अगर हम इसको सिर्फ कुछ ही बच्चों तक पहुंचा पाए, कुछ ही स्टूडेंट्स तक, तो ये विदाउट इक्विटी तो प्रिविलेज हो गया ना। हमको इसको इक्विटी तक पहुंचाना है, मतलब हर वो स्टूडेंट जिसकी ये नीड है उस तक ये पहुंचना चाहिए। समझे? अब खत्म। तो ये है इतना, ये कंसेप्ट ऐसा, ये आपके बीए पार्ट 1 में दे रखा है, कंसेप्ट, हिस्टोरिकल प्रॉब्लम एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एडमिशन इन हायर एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू मल्टी डिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये टॉपिक अब जाकर अपने आप में कंप्लीट हुआ। अब अगर आप इसको समझ गए हैं तो इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आई थिंक यू कैन आंसर इन ए बेटर वे। ओके, so best of luck for your examinations and thank you for watching.